अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले कहीं से पुलिस को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ 8-10 लोग किसी ट्रक में आ रहे हैं। और नॉर्मली जैसा आपको पता है कि पुलिस इंफॉर्मेशन के बाद अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जहां-तहां नाकेबंदी करती है या और भी दूसरे हथकंडे अपनाती है इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए कि क्या सही था, गलत था, ऑफेंस को रोकने के लिए अगर कोई ऑफेंस होने वाला होता हो तो। सो ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन को मिला। और उस पुलिस स्टेशन को जब वो मिला तो फिर उनको पता था कि वो लोग किसी हाईवे से ही जाएंगे, नेशनल हाईवे से होकर के जाएंगे। सो दे प्लान्ड, और ऐसे ही उनकी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ हुआ। वे एक नेशनल हाईवे के एक लाइन होटल, जो नेशनल हाईवे हाईवे पर एक होटल कोई था, उस होटल में थोड़ी देर के लिए वो लोग कुछ चाय वाय पीने के लिए बैठे, आराम से थोड़ा रिलैक्स होने के लिए उन्होंने वहां पर बैठे। इन द मीन टाइम ऐसा ही हुआ जैसा उनका प्लानिंग था, वैसे ही सब कुछ एज इट इज जा रहा था। एक ट्रक रुकती है उस लाइन होटल के पास, और उस ट्रक में से लगभग 11 लोग निकलते हैं। अगर ड्राइवर को छोड़ दें तो टोटल 10 लोग थे, और ड्राइवर को इंक्लूड करें तो ट्रक ड्राइवर और अगर उसका जो खलासी होता है, जिसको हेल्पर भी बोलते हैं, उसको ले ले तो करीब करीब 12 लोग थे। तो ट्रक ड्राइवर प्लस उसका जो हेल्पर जो था, उन दोनों को छोड़कर देवर टोटल 10 पर्सन, तो 10 लोग थे। जैसा इनको इन्फॉर्मेशन मिला था, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन लोगों की एक्टिविटी शुरू हो गई। तो अब वो 10 लोग आकर के उस होटल में बस खाने पीने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। नाउ इन द मेन टाइम कुछ खाना पीना होने के बाद, उनके जो डिनर वगैरह थे वो फिनिश होने के बाद, 10 लोगों के जब बिल देने की बारी आई तो कुछ डिस्प्यूट हो गया उनका होटल वाले के साथ, होटल मालिक के साथ कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया। और डिस्प्यूट अराइज होने पर 10 में से किसी एक ने हाथ उठा दिया उस होटल वाले के ऊपर, और उसको बड़ी बुरी तरीके से पीट दिया। पुलिस वाले ने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, वो चुपचाप अभी ऑब्जर्व कर रहा था सिचुएशन को कि कितना क्या हो सकता है। जब उसको लगा कि कुछ ज्यादा हो रहा है, तभी उन लोगों ने तुरंत उन 10-12 लोगों को घेर लिया एंड उनको बोला कि भाई चलो, अब तुम्हें अरेस्ट किया है तो उसे उनको लेकर के जाने का प्रोसीजर शुरू हुआ। सो दे सेड कि भाई तुम लोग अरेस्ट हो चुके हो, चलो बाद में थाने पर जाकर बैठकर बातें करेंगे। अब ये तो नॉर्मल सी सिचुएशन है, नॉर्मल सी कहानी है, लेकिन अब इस नॉर्मल कहानी में अब नॉर्मल घटना क्या होती है वो जरा समझो आप, और सुनो ध्यान से। उन 10 लोगों में से एक ने बड़ी हिम्मत जुटा करके सामने से बोला, पुलिस वाले को रिप्लाई करा, बोला भाई मेरे को तो अरेस्ट कर रहे हो, 10 लोगों को अरेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास वारंट है क्या? अरेस्ट करने के लिए जितना मैं कानून जानता हूं उस हिसाब से अरेस्ट वारंट तो होना ही चाहिए। पुलिस वाले को इस पर थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने उसको साइड में लिया। जिस आदमी ने ये बात बोली थी वही पर्सन था जिसने होटल वाले के ऊपर हाथ उठा दिया था पैसे देने के टाइम पर, बिल चुकाने के मामले पर। सो उस पर्सन को साइड में लिया, और साइड में लेने के बाद उसको बताया, उसको बोला, बड़े प्यार से पुलिस वाले ने बोला, चल मैं तेरे को आज पूरा कानून बताता हूं कि कब मैं तेरे को वारंट के साथ अरेस्ट करूंगा और कब मैं तेरे को बिना वारंट के अरेस्ट करूंगा। आज मैं तेरे को ना पूरी स्टोरी सुना देता हूं। आज के बाद जिंदगी में कभी किसी पुलिस वाले को मत पूछना कि वारंट लाया है कि नहीं लाया है। तो उस पर वो कुछ नहीं बोला। उस पर पुलिस वाले ने बोला, देख तूने मेरी आंखों के सामने तूने मेरी आंखों के सामने उस होटल वाले को पीटा, तो जो होटल वाले को मार पिटाई करी, ये एक ऑफेंस हुआ, ये अपराध हुआ। और जो तूने ये अपराध किया, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
और चले जाना सीआरपीसी पढ़ लेना, उसमें सेक्शन है 41, उसका सब सेक्शन 1 और उसमें है क्लॉज ए, और जो बहुत साफ कहता है कि अगर किसी पुलिस वाले के सामने अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसको अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बेचारा वो चुप हो गया और चुपचाप साइड जा करके खड़ा हो गया। बाकी के बचे कुछ करीब करीब 9 लोग बचे थे। बाकियों ने भी यही बात बोलनी शुरू कर दी कि हमारा क्या कसूर है, उसने हाथ उठाया, उसने पीटा, बाकी हम लोगों का क्या कसूर है। पुलिस वाले तो पूरी तैयारी के साथ गए थे, तो उसने निकाल कर बताना शुरू किया, भाई तू इधर आना, साइड हो जा जरा। जब वो साइड आया तो उस दूसरे पर्सन को पकड़ के बोला, तू वो पर्सन है, तू वो पर्सन है जिसके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट आई थी, और वो कंप्लेंट ऐसी वैसी नहीं है, वो एक रीजनेबल कंप्लेंट है। तुम्हारे खिलाफ हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, तुम्हारे खिलाफ पहले से हमें इस बात का सस्पेशन था, और ऐसा वैसा सस्पेशन नहीं है, रीजनेबल सस्पेशन है। और जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो ऐसी वैसी नहीं है, वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी। और इस बात का पक्का हमें यकीन हो गया है कि तुमने कोई मेरे पीठ पीछे, यानी पुलिस के पीठ पीछे तूने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और ऐसा ऑफेंस किया है जिसका इंफॉर्मेशन हमें मिला है, उसकी सजा 7 साल या 7 साल से ज्यादा होने वाली है। और हमें इस बात का पूरा अच्छे से पता है, पूरा पक्का पता है कि तू वो पर्सन है जो कि फर्दर आगे भी ऑफेंस करेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। क्योंकि अगर तुझे अरेस्ट ना किया गया तो तू फर्दर आगे ऑफेंस करेगा, ये बात तय है। दूसरी बात ये कि अगर तुझे आज नहीं अरेस्ट किया गया तो तू किसी भी अपराध के इन्वेस्टिगेशन में जो पहले कर चुका है उसका प्रॉपर तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा, और जो अगर कोई एविडेंस कहीं होगा तो उस एविडेंस को या तो तू डिसअपियर कर देगा, या तो तू उस एविडेंस को टेम्पर कर देगा, या तो जो तेरे खिलाफ गवाही देने वाला कोई पर्सन होगा, तेरा कोई दुश्मन, तो उसको धमकी देगा, उसको किसी तरह का तू लालच देगा कि तेरे खिलाफ वो गवाही ना दे। इसलिए तेरे को अरेस्ट करना तो बड़ा जरूरी है, और इसके लिए मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए तू भी अब चुपचाप बैठ जा, और तू साइड में जाके उसके बगल में खड़े हो जा। वो भी बेचारा चुप हो गया। अब तीसरे को पकड़ के पुलिस वाला खुद लाया, और उसने बोला कि तेरे को भी मैं बताता हूं कि तूने क्या किया, और तेरे लिए वारंट चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी मैं तेरे को अभी शेयर करता हूं। इसका भी जवाब दिया और बोला कि तेरे लिए वारंट इसीलिए नहीं चाहिए कि तेरे खिलाफ जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो इंफॉर्मेशन इतनी क्रेडिबल है और इतनी पक्की है, और इस बात का हमें पूरा सही सही अंदाजा है, पता है कि तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा मृत्यु दंड हो सकती है, सर तेरे को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। तूने जो अपराध किया है उसकी सजा 7 साल नहीं, 7 साल से ज्यादा का सजा है। इसलिए तेरे को पकड़ने के लिए, तेरे को अरेस्ट करने के लिए मेरे को कोई भी अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मजिस्ट्रेट से पूछने की, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हम आदेश हमेशा मांगते हैं वो आदेश मांगने की जरूरत नहीं है मेरे को। वो भी साइड हो गया। चौथे की बारी है, चौथे वाले के पास गया, और चौथे वाले की आंखों में आंखें डालकर पुलिस वाले ने बोला, और तू तो भाई वो है जो आज से नहीं, तू तो करीब करीब 4 सालों से पूरे सिस्टम को गोल गोल घुमा रहा है। तो उस पूरे सिस्टम को पिछले 4 सालों से गोल गोल घुमा रहा है, तो वो पर्सन है जिसके पीछे तो कोर्ट पड़ी है, जिसके पीछे तो पुलिस पड़ी है। एक दो स्टेट की पुलिस नहीं पड़ी, बहुत सारे स्टेट्स की पुलिस पड़ी है, 5-5 7-7 पुलिस की स्टेट की पुलिस पड़ी है तुम्हारे पीछे। तू तो ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तेरे को पकड़ने के लिए अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए, तेरे को तो कहीं मिले, तेरे को तो सीधा पकड़ लेना चाहिए। तेरे को मैं क्या, कोई आम आदमी जिसको अगर पता होगा ना कि तू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो तेरे को ऐसे ही पकड़ सकती है।
तेरे को कोई भी पकड़ सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल। तो तेरे लिए तो तू भूल ही जा कि तेरे लिए किसी तरह का वारंट लाने की जरूरत है, तो इसलिए तू भी जाके साइड में उधर खड़े हो जा। 4 लोगों का हिसाब लगा दिया। कुछ और लोग बचे थे, बोले सबकी सबकी मैं आज बता देता हूं, सबकी मैं बता दूंगा कि भाई तेरे को किस लिए अरेस्ट कर रहा हूं और तुझे अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और बिना वारंट के अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। 5वें के पास गया पुलिस वाला। पुलिस वाले ने उसको ध्यान से देखा, बोला तू वही है, तो वही है जिसके पास से ये पिस्टल निकली थी, और यही वो पिस्टल तूने उसको दी थी, और इसी पिस्टल से उसने उसको पीटा था। हम लोग सब वो सीन देख रहे थे। और जो तो ये पिस्टल तेरे हाथ में निकली थी ना, ये तो पिस्टल तूने उसको हाथ में पकड़ाई थी पीटने के लिए, पिस्टल के बट से जो मारा था, ये पिस्टल तेरे घर की ना है। वो पिस्टल भी कहीं से तू चोरी करके लाया है, और किस थाने से चोरी करके लाया वो भी हमें पता है। किस दरोगा का पिस्टल तू छीन के लाया है वो भी हमें पता है। इसलिए ये तो बोली मत कि तेरे को क्यों और किस लिए पकड़ने के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए। तेरे लिए वारंट चाहिए, अब तेरे को पता चल गया होगा कि अगर कोई सामान जो पता चले कि चोरी का है, और वो उससे भी बड़ी बात कि वो कोई ऑफेंस करने वाला सामान हो जिससे अपराध किया गया है, तो उसके लिए भाई वारंट की जरूरत ना पड़ती है, उसको अरेस्ट करने के लिए किसी तरह के वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए तू भी साइड हो जा। इतने में नेक्स्ट की बारी आई। जब नेक्स्ट की बारी आई तो वो बहुत पहले से ही बहुत फुदक रहा था, उछल कूद कर रहा था, पुलिस वाले को बार बार टोक रहा था। उसी ने सबसे आगे से बढ़ करके पुलिस वालों को रोकना शुरू किया कि भाई हम लोग तो बस घूमने आए हैं, काम करने आए हैं, हम लोग जा रहे हैं काम करने के, वो दिस दैट। यानी बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुलिस वाले के काम में टांग अड़ा रहा था, काम करने से रोक रहा था। तो पुलिस वाले ने तुरंत उसकी कॉलर पकड़ ली और बोला तेरे को तो ऐसे ही पकड़ के ले जाने के लिए परमिशन ना चाहिए, क्योंकि तू तो पुलिस के काम में टांग अड़ा रहा है। पुलिस के कामकाज में जो बंदा टांग अड़ाता है, जो पुलिस के कामकाज में ऑब्स्ट्रक्शन करता है, उसको पकड़ने के लिए किसी तरह के वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए तू तो और साइड में चल, तू भी खड़े हो जा हम लोगों के साथ। बातें खत्म हो गई। बाकी के कुछ गिने चुने 4 लोग बचे थे। 4 लोगों को भी बोला कि चलो आज तुम्हारे भी मैं बता देता हूं कि तुम्हें मैं क्यों बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा हूं तुम लोगों को। थोड़ा उन लोगों के साथ इज्जत से पेश आए, लेकिन इज्जत से क्या पेश आएंगे आपको तो पता ही है कितनी इज्जत मिलती है पुलिस वालों से। ये तो बड़ी छिपी हुई चीज नहीं है। बस नेक्स्ट को पकड़ा पुलिस वाले ने और कहा तेरे को, तू भी पूछ ले तेरे को क्यों चाहिए, तेरे को वारंट से अरेस्ट करना है कि बिना वारंट से अरेस्ट करना है। तो बोला भाई मेरे लिए वारंट ला, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। बोले भाई तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन जिम कुंडली हम लोग लेके बैठे हैं, तू वो पर्सन है जो आर्मी में कभी नौकरी करता था और नौकरी से भाग गया छोड़ के, तू डिजर्टर है, तू डिजर्टर है, इस चीज का हमें इंफॉर्मेशन है, सस्पेशन है, ये पूरा पक्का यकीन है। तो डिजर्टर के लिए तो पकड़ने के लिए तो उसके लिए कोई वारंट चाहिए ही नहीं। देयर इज नो वारंट रिक्वायर्ड फॉर अरेस्टिंग डिजर्टर। इसीलिए डिजर्टर का कुछ नहीं हो सकता, उसे सीधा अरेस्ट करना है बिना वारंट के। बाकी के 3 बचे थे। जो बाकी के 3 बचे थे, अब ये 3 ही बचे थे लास्ट के, उन सब ने कहना शुरू किया भाई हमने क्या बिगाड़ा है जो हमें अरेस्ट कर रहे हो, हमने क्या बिगाड़ा है जो हमें अरेस्ट कर रहे हो, और हमें अरेस्ट करने के लिए तो वारंट चाहिए ही चाहिए। इस पर पुलिस वाले ने तीनों को एक जगह इकट्ठा रखा और पहले एक को साइड किया और उसको बोला भाई तू वो पर्सन है जो हिंदुस्तान छोड़ जाके दूसरे देश में जाके अपराध करके आता है। हिंदुस्तान को तो छोड़ दे, बाहर जाकर के, इंडिया को छोड़ दे, इंडिया के अब्रोड जाकर के, बाहर जाकर के अपराध करता है। तेरे जैसे लोगों को तो भारत में कहीं भी दिख जाएगा, उसे अरेस्ट करने के लिए कोई भी वारंट की जरूरत नहीं लगती है।
बेचारे का मुंह छोटा सा हो गया और वो भी चुपचाप अपनी मर्जी से साइड में खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली पुलिस वाले के पास थी और जो पुलिस वाला कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। बाकी के लास्ट बचे थे दो में से खुद ही एक बोल पड़ा, भाई मैं तो ऑलरेडी सजा काट के आया हूं, अब मैंने क्या बिगाड़ दिया, मेरी तो सजा भी कंप्लीट हो गई। तब पुलिस वाले ने बोला कि हाँ मुझे पता है कि तू सजा काट के आया है, तूने सजा पूरी कर ली है, लेकिन जो तुझे करना चाहिए था वो तुमने नहीं किया, तुमने ना कुछ रूल्स तोड़ दिए हैं, इसलिए तेरे को अरेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है। और अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तेरे को साइड में डिटेल में बताऊंगा, बस इतना जान ले कि तूने भी बड़ा एक ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस है, इसीलिए तेरे को अरेस्ट करके लेके जाना पड़ेगा, वो भी बिना वारंट का। ये भी सोचा चल बाकी के 8-9 लोग अरेस्ट हो गए तो मैं अगर अकेला रहा तो मेरा शायद कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरा कहीं पुलिस वाला इनकाउंटर ना कर दे, इस डर से वो चुपचाप साइड में उन लोगों के साथ ही भीड़ का हिस्सा बन गया 8-9 लोगों का। लास्ट वाला सबसे तेज बोल रहा था, सबसे आखिरी वाला सबसे तेज बोल रहा था, बोला मेरे खिलाफ क्या है, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने तो कुछ नहीं करा, मेरे को क्यों अरेस्ट करा, और मेरे को अरेस्ट करने के लिए तो वारंट चाहिए, कहाँ है तेरे पास वारंट। पुलिस वाले ने कहा तेरे लिए वारंट तो मेरे पास ऑलरेडी है। वारंट नहीं, तेरे लिए तो ऊपर से ऑर्डर आया है साहब का, हमारे पास जो है उसको हम लोग रिक्विजिशन बोलते हैं। रिक्विजिशन वो चीज होती है जिसको हम लोग फॉर्मल डिमांड बोलते हैं। डिमांड तो बहुत डिमांड में, और तेरा डिमांड मेरे पास टेलीफोनिक मैसेज पर भी आया, रिटर्न भी आया, ओरल भी आया, सब तरीके से आया। इसे तू तो बोल ही मत कि तेरे को कैसे अरेस्ट करना है और तेरे को अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए कि नहीं चाहिए, बस इतना जान ले कि तू इन डिमांड है, और जो डिमांड में होते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए, फॉर्मल डिमांड में जो होते हैं उनको अरेस्ट करने के लिए किसी तरह के वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो टोटल 10 लोग थे, 10 को पुलिस वाले ने बड़े अच्छे से ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद 10 को गाड़ी में बिठाया और लेकर के चले गए। 10 को बिना वारंट के अरेस्ट किया, और बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था, इसीलिए पुलिस वाले ने 10 को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया। अब द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना, मोरल ऑफ द स्टोरी ही आपके काम की चीज है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम समझने पर आए कि पुलिस वाले कब किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए 10 परिस्थितियां बताई हैं। देयर आर टोटल 10 कंडीशन, सिचुएशन, जो कहना है कह लो। उन 10 सिचुएशंस के अंदर, 10 पोजीशंस के अंदर पुलिस वाले किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको जैसा मैंने बताया कि पुलिस वाले ने सबसे पहले उस पर्सन को अरेस्ट किया जो पुलिस वाले के सामने जिसने कॉग्निजिबल ऑफेंस किया। तो मतलब ये निकला कि अगर किसी पुलिस वाले के सामने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है तो उसको अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो कौन था आपको मैं बता दूं, ये वो था जो सेक्शन 41 के अंदर, सब सेक्शन 1 के अंदर ए नाम का जो पर्सन था, ए नाम का पर्सन वो था, वो ए नाम का पर्सन था जिसने पुलिस के सामने रहते हुए ही कॉग्निजिबल ऑफेंस किया था, इसलिए पुलिस वाले ने उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया। उसके बाद का जो पर्सन था वो बी नाम का पर्सन था, और बी नाम के पर्सन के खिलाफ तो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट किए थे कि उसके खिलाफ तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन था, रीजनेबल कंप्लेंट था, रीजनेबल सस्पिशन था, और इस बात का था कि उसने 7 साल से ऊपर की सजा, हो सकता है कि 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराध किए थे। और उससे भी बड़ी मजेदार बात यह थी कि उस पुलिस वाले को इतना पक्का यकीन था कि अगर इसको आज अरेस्ट नहीं किया गया तो एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया। अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो फर्दर कोई और भी ऑफेंस हो सकता है। सो उस पर्सन का नाम था डी, यानी मोरल क्या निकल के आया कि सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी के अंदर उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है बिना वारंट के जिसके खिलाफ इस तरह का इंफॉर्मेशन हो जो कि अपने आप में क्रेडिबल है, कंप्लेंट रीजनेबल है, सस्पिशन रीजनेबल है कि उसने 7 साल से कम या 7 साल से अधिक का कोई अपराध किया है, और अपराध तो किया ही है, इसके अलावे इस बात से पूरा का पूरा पुलिस जो है
विश्वास करने का कारण पुलिस के पास होता हो और पुलिस वाला इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट होता हो कि उसको अगर नहीं अरेस्ट किया गया तो फर्दर ऑफेंस हो सकता है। उसको अरेस्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। उसको अरेस्ट इसलिए करना जरूरी है ताकि फर्दर किसी तरह के एविडेंस में टेम्परिंग ना हो सके, वो किसी दूसरे को किसी तरह का थ्रेट या इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस ना कर सके अपने खिलाफ किसी एविडेंस के आने पर। तो ये था आपका 41(1)(b। थर्ड में जो पर्सन था, तीसरा जो व्यक्ति था जिस पर्सन के बारे में कहा गया कि जिसने डेथ सेंटेंस वाला अपराध किया है, तो यानी कि अगर कोई पर्सन जो पुलिस के पीछे में, पुलिस के सामने नहीं, पुलिस के पीछे, जिसके बारे में कहा जाता है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलता है, उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिस अपराध की सजा 7 साल से अधिक का दंड है विथ और विदाउट फाइन, या जिसकी सजा मृत्यु दंड है, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। तो वो था BA 41 सबसेक्शन 1 का क्लॉज BA। उसके बाद वाला जो पर्सन था जिसके बारे में हम लोगों ने कहा कि जिसे तो कोर्ट भी ढूंढ रही, पुलिस भी ढूंढ रहे, वो था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो था 41(1) का क्लॉज C। उसके बाद वाला जो पर्सन, जिस पर्सन के बारे में पुलिस वाला ये कह रहा था ये तेरे पास से स्टोलन प्रॉपर्टी निकली है, वो पर्सन था 41(1)D। जिस पर्सन के बारे में पुलिस वाला ये कह रहा था कि तुमने तो सीधे मेरे कामकाज में, जो बहुत बोल रहा था, टांग लगा रहा था, कामकाज में रुकावट पैदा कर रहा था, वो पर्सन है सेक्शन 41(1)E, यानी जो पुलिस के कामकाज में रोक टोक करे, ऑब्स्ट्रक्शन करे, उस पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद वाला जो पर्सन्स थे, उसके बाद वाले 4 पर्सन्स थे, चारों को मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ मोरल में, कि मोरल ये है कि उसमें से एक वो पर्सन था जो आर्मी का जवान था, आर्म्ड फोर्सेस का जवान था और वो डिजर्टर था, वो था 41(1)F। और उसके बाद वाला वो पर्सन था जो भारत के बाहर जाकर के अपराध करके आता है एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, और वो था 41(1)G। इसके बाद वाला जो पर्सन था वो रिलीज्ड कन्विक्ट होता है और उसने जो रूल तोड़ा होता है, वो रूल ब्रीच होता है, वो सेक्शन 356 का सबसेक्शन 5 के अंदर जो रूल बताया गया उसको ब्रीच किया होता है, इसीलिए उसको अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो सबसे आखिर वाला पर्सन होता है, उसके अरेस्ट करने के लिए तो रिक्विजिशन होता है, वारंट नहीं होता है। उसको भी जब रिक्विजिशन होता है उसको अरेस्ट करने के लिए किसी तरह के कोई वारंट की जरूरत नहीं होती है। तो ये थे वो टोटल 10 पर्सन्स सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के अंदर वाले। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा स्टोरी प्लस मोरल, इसको कैसे याद रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल।